अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Finally we are done with chapter number 1, which was basically an extensive study of the parts of the speech. And finally we are moving to the next level, and the next level is formation of structures. कि जब आपके पास पार्ट्स ऑफ द स्पीच इकट्ठे हो गए, अब हमने क्या करना है? अब हमने उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ के लैंग्वेज की जो इमारत है उसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है, उसको खड़ा करना है। तो ऑब्वियसली जिस तरह कोई भी आपने बिल्डिंग बनानी होती है तो सबसे पहले आपको उसका जो सामान होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। तो सिमिलरली व्हेन वी आर लर्निंग अ लैंग्वेज, तो जब आप सेंटेंस बनाने की तरफ जाते हैं तो सेंटेंस बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सूरत में होते हैं। तो उसके ऊपर हमने लाइक 8-9 लेक्चर्स जो हैं वो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डेडिकेट किए। तो अब हम नेक्स्ट मूव करने लगे हैं। ठीक है। हुजैफा इज सेइंग कि फर्स्ट टाइम इन माय करियर आई गॉट 19 आउट ऑफ 20 इन माय इंग्लिश पेपर। तो ये तो फिर होता है भाई, इंग्लिश की एकेडमी से आप पढ़ेंगे तो फिर पक्की हम ऐसी देते हैं कि फिर मरीज खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अच्छा, वेल एनी हाउ, तो फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ के अब हम स्ट्रक्चर पर आ गए। तो स्ट्रक्चर जो है वो किसी भी चीज़ का होता है, तो वो जाहिर बात है काफ़ी सारी चीज़ों को मिलकर बनता है। तो इसमें हम लोग, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ चैप्टर नंबर 2 का। इसमें हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से हम लोग बात को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग वर्बल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग टेंसेस की तरफ चले जाएंगे, ये हमारा थर्ड टॉपिक होगा टेंसेस का। टेंसेस करने के बाद हम लोग चलेंगे फ्रेज एंड क्लॉज की तरफ। ठीक है, ये हमारा चौथा टॉपिक होगा, क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। और उसके बाद फिर हमारा जो फिफ्थ टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और उसके बाद फिर हम, जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझ लेंगे, तो उसके बाद फिर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस फंक्शन एंड स्ट्रक्चर वाइज करेंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। तो ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये है। ठीक है। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग जो एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, कंडीशनल सॉरी ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, तो वो सारे के सारे ना एडवांस स्ट्रक्चर्स में आते हैं। तो फिर उनकी तरफ हम लोग मूव कर जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट क्या होता है ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। अभी आपने मेरी बात को तवज्जो से सुनना है, अभी आगे चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। मुश्किल पार्ट जो था वो समझ लो हमने कवर कर लिया हुआ है। अब आगे बिल्कुल सिंपल सिंपल आसान आसान चीज़ें चलेंगी। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ये जो पूरा आप सेंटेंस बना रहे हैं उसमें बात किसकी हो रही है, किसके मुतालिक डिस्कशन हो रही है। और सब्जेक्ट जो होता है वो टिपिकली या एक नाउन होता है, या एक प्रोनाउन होता है, या एक नाउन फ्रेज होती है। ठीक है, यानी जिसके मुतालिक हम लोग बात कर रहे होते हैं, जिसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, वो सेंटेंस के अंदर क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट की होती है तीन टाइप्स: सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट एंड कंपाउंड सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के अंदर जो मेन वर्ड होता है ना, मेन वर्ड, जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अ लिटिल बॉय वाज क्राइंग, अ लिटिल बॉय वाज क्राइंग। तो इसमें हम बात किसकी कर रहे हैं? लिटिल की कर रहे हैं या बॉय की कर रहे लेटेड की बॉय। सर। हैं? बॉय। बॉय बॉय। की। सॉरी बॉय सर। हु वाज क्राइंग? बॉय वाज क्राइंग। बॉय। तो जो मेन वर्ड होता है ना, मेन वर्ड, ठीक है, वो बेसिकली क्या कहलाता होता है? वो सिंपल सब्जेक्ट कहलाता होता है। अब ये वाला सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। यानी कि अगर मैं खाली कहता हूं कि बॉय वाज क्राइंग, बॉय वाज क्राइंग, तो एक सिंगल वर्ड के तौर पर जब सब्जेक्ट आता है, तो वो जो सिंगल वर्ड सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते होते हैं सिंपल सब्जेक्ट। जिस तरह अली रन्स एवरी मॉर्निंग, ठीक है, दे वेंट टू द पार्क, दे डिड दिस, ठीक है, दे आर माई ब्रदर्स। तो अब इसमें क्या है कि सिंगल वर्ड है, सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड जब सब्जेक्ट आता है, एक ही वर्ड होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सिंपल सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट अपने तमाम क्वालिफायर्स के साथ, तमाम मॉडिफायर्स के साथ मिलकर जब उसकी हम बात करते हैं, तो वो फिर क्या कहलाता है? वो बेसिकली एक कंप्लीट सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि अगर मैं इसमें बोलूं कि बात किसकी हो रही है, तो बॉय की हो रही है। लेकिन आ लिटिल बॉय, जिस तरह अहमद ने कहा कि आ लिटिल बॉय, तो आ लिटिल बॉय पूरा का पूरा यहाँ पर क्या बनेगा? कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंपल सब्जेक्ट होगा या कंप्लीट सब्जेक्ट होगा? कंप्लीट कंप्लीट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। दैट विल बी द कंप्लीट कंप्लीट। सर। जैसे फॉर एग्जांपल, द टॉल बॉय इन द ब्लू शर्ट रन्स एवरी मॉर्निंग। तो अब इसमें बात हम किसकी कर रहे हैं? सर बॉय की। टॉल। बॉय की।
तो अगर खाली होता कि बॉय रन्स एवरी मॉर्निंग तो फिर वो सिंपल सब्जेक्ट होता। लेकिन अब इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सब्जेक्ट क्या है? The tall boy. boy, द टॉल बॉय इन द ब्लू शर्ट। द टॉल बॉय इन द ब्लू शर्ट, ये सारा का सारा जो है ये क्या है? ये बेसिकली सब्जेक्ट बन रहा है। इसकी जगह मैं ये भी कह सकता हूँ कि अली रन्स एवरी मॉर्निंग, उमर रन्स एवरी मॉर्निंग। ठीक है। दे आर माई ब्रदर्स को एक्सप्लेन करते हैं। दे आर माई ब्रदर्स में किस चीज को एक्सप्लेन करूं? इसमें जो दे है खाली सिंगल वर्ड है, तो ये एक सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मॉडिफायर्स भी होते, कोई एडजेक्टिव्स वगैरह होते और एक पूरी नाउन फ्रेज होती, तो फिर वो क्या बन जाता? फिर वो एक कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाता। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट इज कंपाउंड सब्जेक्ट। अब कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है? जब टू और मोर सब्जेक्ट्स व्हेन दे आर जॉइंड बाय कंजंक्शन, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को जोड़कर आप एक क्लस्टर बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, तो फिर वो क्या बन जाता है? वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे अली एंड सारा रन एवरी मॉर्निंग। नाउ हु रन एवरी मॉर्निंग? Ali and Sarah. अली एंड सारा। तो अली एंड सारा जो है ये बेसिकली यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं। तो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को जब आप किसी कंजंक्शन के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं और उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, तो वो फिर क्या कहलाता है? वो फिर एक कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? Yes. हम्म। क्यों भाई, no इज sir, Yes, दैट sir. ओके? यस Yes. सर, यस सर। हाँ। सर, जैसे अब इसमें सिंपल सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि उसमें सिंगुलर होगा या नहीं, प्लूरल भी हो सिंगुलर, सकता सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। जिस तरह दे की मैंने एग्जांपल दी है, तो दे प्लूरल है, है। जी, लेकिन है एक ही वर्ड, एक लफ्ज हो ठीक। सिर्फ। आप अली कह लें, आप कह लें कि पीपल डू दिस, खाली पीपल, तो पीपल कौन सा सब्जेक्ट होगा? सिंपल होगा, कंप्लीट होगा, या कंपाउंड होगा? सिंपल। सिंपल। और अगर मैं कहता हूं कि ऑल पीपल डू दिस, तो फिर ऑल पीपल क्या होगा? कंप्लीट। Compound. Complete. ऑल पीपल कैसे कंपाउंड हो गया? कंप्लीट। ये कौन सा कंपाउंड वाला? ये complete, कंपाउंड। ऑल पीपल बेटा कंपाउंड तो नहीं होगा ना। ऑल इसमें नो। डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर पीपल का मॉडिफायर है। तो ऑल पीपल जो है दैट विल बी अ कंप्लीट सब्जेक्ट। और अगर मैं कहता हूं कि पीपल एंड देयर फॉलोअर्स, तो फिर पीपल एंड देयर फॉलोअर्स compound, Compound. Compound. तो एक कंपाउंड सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस का पार्ट होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज, व्हाट हैपेंस टू द सब्जेक्ट, और व्हाट स्टेट द सब्जेक्ट इज इन। मतलब आप अली की बात करें, अली के साथ क्या हुआ, या अली ने क्या किया, या अली किस हालत में है, तो सेंटेंस का बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है। प्रेडिकेट की भी फिर इसी तरीके से तीन टाइप्स हैं। सिंपल प्रेडिकेट, और कंप्लीट प्रेडिकेट, और कंपाउंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कम्स आफ्टर द वर्ब। प्रेडिकेट वर्ब के, वर्ब भी प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। वर्ब जो होता है ना, वर्ब वो भी प्रेडिकेट का ही हिस्सा होता है, वर्ब के बाद नहीं आता। वर्ब इन इटसेल्फ जो है वो प्रेडिकेट होता है। वर्ब और वर्ब के अलावा सब्जेक्ट के मुतालिक जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी प्रेडिकेट कहलाती हैं। अच्छा, अब इसमें सर, सिंपल। आप कह रहे हैं कि प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बाद सारा कुछ आता है, तो यहाँ तो इन्होंने सिर्फ रंस को किया हुआ है। मेरे बच्चे अभी बोर्ड। मेरी बात सुन लेना। ये टाइप्स टाइप्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। मेरी बात को पहले पूरा सुन लें। सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस के अंदर जितना भी पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? प्रेडिकेट कहलाती प्रेडिकेट। है। ठीक है। अच्छा, अब प्रेडिकेट की टाइप्स को देखते हैं। सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है? द वर्ब और द वर्ब फ्रेज इन द सेंटेंस। खाली जो वर्ब होता है ना उसको, खाली वर्ब जो सिंगल वर्ब अगर अंडरलाइंड हो और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा प्रेडिकेट है, तो वो कौन सा प्रेडिकेट होगा? सिंपल। सिंपल प्रेडिकेट। जिस तरह अली रन्स एवरी मॉर्निंग, तो इसमें मैं खाली रन्स को अंडरलाइन करूं और आपसे पूछूं कि ये कौन सा प्रेडिकेट है, तो ये कौन सा होगा? सिंपल। 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 और अगर मैं करूं रन्स एवरी मॉर्निंग को पूरे को करूं अंडरलाइन, तो फिर complete, कंप्लीट। कंप्लीट।
फिर वो कंप्लीट। प्रेडिकेट बन जाएगा। ठीक है, ये अनीसा थी, ये कौन सी बच्ची थी? अब बेटा समझ आ गई आपको? यस सर। अब समझ आइए ना बच्चे कि अगर सिर्फ जी। वर्ब को अंडरलाइन करोगे तो खाली वर्ब जो होगा बेटा वो सिंपल प्रेडिकेट कहलाएगा। और सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा जो मटेरियल पार्ट होता है सेंटेंस का, वो सारा का सारा फिर क्या कहलाता है? कंप्लीट प्रेडिकेट कहलाता है। डेफिनेशंस को देखो ना, सिंपल प्रेडिकेट क्या है कि द वर्ब और द वर्ब फ्रेज इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सिंपल प्रेडिकेट। और कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है? द वर्ब एंड ऑल द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाइड। वर्ब और वर्ब के सारे मॉडिफायर्स जो होते हैं। सर कैन इंट्रांजिटिव वर्ब बी सिंपल प्रेडिकेट? यस, हो सकता है। लेकिन देखो जो जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं अहमद बेटा, देखो हम अगर मैं ये कह दूं कि इंट्रांजिटिव विल ऑलवेज मेक अ सिंपल प्रेडिकेट, तो वो बात गलत हो जाएगी। क्योंकि जो इंट्रांजिटिव या ट्रांजिटिव हैं उसका उनका चक्कर ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो तो उसके साथ भी आ सकता है। वो तो इंट्रांजिटिव के साथ भी आ सकता है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ही डाइड यस्टरडे, तो इसमें डाइड यस्टरडे पूरे को अंडरलाइन करें तो फिर कौन सा प्रेडिकेट बनेगा? सिंपल बनेगा या कंप्लीट बनेगा? सिंपल। हाँ, कंप्लीट प्रेडिकेट। कंप्लीट प्रेडिकेट होगा। अच्छा, हमाद कह रहे हैं कि सर आप इतनी हाई लेवल की ग्रामर डिस्कस करते हैं, आई थिंक दैट एफ बाइस पेपर चेकर्स को भी नहीं आती होगी। इज देयर अ चांस दैट दे माइट रिड्यूस आवर नंबर्स ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज फ्रॉम देयर साइड्स? अब इस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इस पे मैं नो कमेंट्स। ठीक है, इस पे नो कमेंट्स। लेट्स गेट बैक टू द लेक्चर। तो देखो अहमद, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। द कॉन्सेप्ट इज कि खाली जो वर्ब होता है वो सिंपल प्रेडिकेट कहलाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट के मुतालिक बुनियादी इन्फॉर्मेशन या जो क्रक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो हमें किसके जरिए मिलता है? बाकी जितनी भी चीजें होती हैं प्रेडिकेट के अंदर, उसमें सबसे कोर कोर जो पार्ट होता है वो क्या होता है? बताएं ना। वर्ब। वर्ब होता है ना, ऑब्वियसली। सबसे पहले तो वर्ब आता है, फिर वर्ब के आसपास, फिर वर्ब के आजू बाजू में फिर वर्ब आएगा, वर्ब के अकॉर्डिंगली फिर ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, फिर वर्ब के अकॉर्डिंगली एडवर्ब्स भी आ जाएंगे, वर्ब के अकॉर्डिंगली फिर सारी कहानी चलेगी। तो इसलिए वर्ब को हम सिंपल प्रेडिकेट बोलते हैं। और वर्ब के साथ बाकी जितना भी स्ट्रक्चर होगा, चाहे उसमें prepositional फ्रेजेस आ रही हों, उसमें एडजेक्टिवल क्लॉजेस आ रही हों, उसमें जो मर्जी आ रहा होगा, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? अदर देन सब्जेक्ट जो है। यानी सेंटेंस की आप अगर बाइनरी डिवीजन करते हैं, इसको हम लोग बोलते होते हैं बाइनरी प्रोपोर्शन। के सेंटेंस के बुनियादी तौर पर अगर आप दो हिस्से करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहलाते हैं। उर्दू में आपने क्या पढ़ा था कि मुरक्कब के जो बुनियादी दो हिस्से होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मुराकब ताम मुराकब नाकिस। नहीं हो, मैं मुरक्कब के हिस्से पूछ रहा हूँ, मुरक्कब के एग्जाम नहीं पूछ रहा। अच्छा। मुरक्कब के दो बुनियादी हिस्से कौन से होते हैं? मुस्नद और मुस्नद इलैह। यही था ना? मुस्नद और मुस्नद इलैह, जिसको या दूसरे अल्फाज में मैं आपसे पूछूं तो मुब्तदा और खबर। तो मुब्तदा आपका सब्जेक्ट होता है, खबर जो होती है वो प्रेडिकेट होता है। फिर खबर के अंदर सारा कुछ ही आ जाता है। खबर के अंदर फिर आपका वो फाइल मफूल वगैरह, फेल नाकिस, ठीक है, बाकी जो मुताल्लिकात फेल होते हैं, मुताल्लिकात खबर होती हैं, इमदादी अफ़ाल होते हैं, वो सारा कुछ फिर उसी के अंदर ही, खबर के अंदर ही आ जाते हैं। सो सेम गोज हेयर। ठीक है, होप यू गॉट द पॉइंट। कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा प्रेडिकेट्स व्हेन दे आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन। सब्जेक्ट एक है लेकिन उसके काम दो हो रहे हैं। यानी सब्जेक्ट के स्ट्रिंग्स आगे जो प्रेडिकेट की स्ट्रिंग्स हैं वो दो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अली रन्स एवरी मॉर्निंग एंड ड्रिंक्स कॉफी आफ्टरवर्ड्स। तो अब इसमें कितने प्रेडिकेट हो गए? हम्म, टू। टू। तो जब दो प्रेडिकेट्स को बेटा आप ज्वाइन करेंगे कंजंक्शन के जरिए, तो फिर वो कौन सा प्रेडिकेट बन जाएगा? कंपाउंड। कंपाउंड। ऑब्वियसली दैट विल बिकम अ कंपाउंड प्रेडिकेट। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर बताएं, द कैट इज स्लीपिंग ऑन द सोफा। तो इज स्लीपिंग ऑन द सोफा ये कौन सा प्रेडिकेट है? सिंपल है, कंप्लीट है, या कंपाउंड है? कंप्लीट। 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 अच्छा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क। तो आर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क कौन सा कंपाउंड है? कौन सा कंप्लीट। कंप्लीट। कंप्लीट।
कंप्लीट है। माय फ्रेंड्स एंड आई आर प्लानिंग अ ट्रिप टू हुंजा वैली, ये कौन सा है? Complete. Complete. कंप्लीट है। अच्छा, मानूर कह रही है कि सर कुड यू प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेडिकेट विद अ वर्ब फ्रेज। बिल्कुल, जैसे मैं कहता हूं कि द बेबी इज क्राइंग, द बेबी इज क्राइंग, अली इज स्लीपिंग। ठीक है, तो अब इसमें देखिए ना कि इज क्राइंग जो है ये एक सिंपल प्रेडिकेट है, इज स्लीपिंग वर्ब फ्रेज बन रही है ना, तो ये एक सिंपल प्रेडिकेट है। गॉट इट मानूर? Yes, sir. ओके बेटा, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। और उसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि एक्शन को रिसीव करता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट और होम आफ्टर द वर्ब। इसके मतलब हम बहुत ज्यादा डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, जब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे भी मैंने आपको जो ऑब्जेक्ट है उसके मतलब डिस्कशन भी की थी, आपको मैंने इसकी टाइप्स वगैरह भी बताई थी, इसके मतलब हमने बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन की थी। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट की अगर हम टाइप्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट की होती है बुनियादी तौर पर तीन टाइप्स: डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो एक्शन का रिसीवर होता है। जैसे ही रोट अ लेटर, नाउ व्हाट डिड ही राइट? अ लेटर। तो अ लेटर क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और द थिंग्स फॉर होम, ठीक है, द एक्शन इज परफॉर्म, जिसके लिए वो काम हो रहा होता है। जी जी बिल्कुल आंसर, मैं ये तीनों पढ़ा चुका हूँ, मतलब हम तीनों ये डिस्कस कर चुके हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऑब्वियसली एक यहाँ पे टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको क्विकली रिवाइज करवा के देन आई टेक यू टू द नेक्स्ट टॉपिक। जैसे ही रोट हिज फ्रेंड अ लेटर, फॉर होम डिड ही राइट? किसके लिए लिखा? अपने दोस्त के लिए। तो हिज फ्रेंड यहाँ पे क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन क्या होता है? तो नाउन और अ प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज दैट फॉलोज अ प्रेपोजिशन एंड कंप्लीट्स इट्स मीनिंग। ये मैं आपको प्रेपोजिशन पढ़ाते वक्त भी बताया था कि प्रेपोजिशन कभी भी अकेले नहीं आती, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज आती होती है जो कि उसका ऑब्जेक्ट बनती है। ठीक है, जैसे ही सैट ऑन द चेयर, तो यहाँ पे चेयर क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है? He sat on the chair. Object of proposition. ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। ठीक है, ऑन द चेयर, ऑन का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। शी बेक्ड द केक, तो आ केक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी बेक्ड हर ब्रदर अ केक, तो हर ब्रदर इसमें क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही इज लुकिंग फॉर हिज कीज, तो हिज कीज इसमें क्या है? हिज कीज इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। सर ये थर्ड टाइप एक दफा फिर से बता सकते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, जी। यार प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जब भी आप प्रेपोजिशन यूज करते हैं ना, तो प्रेपोजिशन के फौरन बाद एक नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज आती होती है, और वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। जैसे मैं कहता हूँ हुजैफा लिव्स इन कुवैत, तो कुवैत क्या है? इन का ऑब्जेक्ट है, और इन क्या है? प्रेपोजिशन है। तो ये थर्ड टाइप जो है दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ठीक है, ओके सर। ओके। आगे ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप खुद से देख लीजिएगा। कुछ सेंटेंसेस को मैंने सॉल्व किया हुआ है उन बच्चों के लिए जिनको प्रॉब्लम होती है। द डॉग बार्क लाउडली, तो द डॉग इसमें सब्जेक्ट है, बार्क लाउडली जो है इसमें प्रेडिकेट है, और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सारा गेव अली अ गिफ्ट, तो सारा इसमें सब्जेक्ट है, गेव अली अ गिफ्ट पूरा का पूरा क्या है? ये एक प्रेडिकेट है, और इसमें अ गिफ्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अली इसमें क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, आर प्लेइंग इन द पार्क जो है ये प्रेडिकेट हो जाएगा, और इस प्रेडिकेट के अंदर पार्क जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन है। सर आर ठीक प्लेइंग है, इन द पार्क ये कंप्लीट प्रेडिकेट है ना सर? हाँ, आर प्लेइंग इन द पार्क जो है ये कंप्लीट प्रेडिकेट है, बिल्कुल। और ये सर द चिल्ड्रन सिंपल सब्जेक्ट है? द चिल्ड्रन जो है ये सिंपल सब्जेक्ट है। नहीं, द चिल्ड्रन सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें द आ गया ना। अच्छा। ये अब ये एक फ्रेज कंप्लीट। बनाए, ये एक अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि द ठीक है। इसके शुरू में आर्टिकल आ गया ना, तो आर्टिकल भी तो एक डिटर्मिनर होता है ना। ठीक है सर। अब इसको आप सिंपल नाउन नहीं कहेंगे, बल्कि अब ये नाउन फ्रेज बन जाएगी। ओके। हाँ। अच्छा, अब इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट।
ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बगैर सेंटेंस मुकम्मल ही नहीं होता। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। इंट्रांजिटिव होगा तो नहीं होंगे, ट्रांजिटिव होगा तो होंगे। सर बर्ड्स फ्लाई आप आपको को ब्रेक डाउन करके बता दें कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। चलें इस तरह कर लेते हैं, बर्ड्स फ्लाई अप। तो इसमें बेटा बर्ड्स जो है ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कौन सा है? सिंपल सिंपल। है। और फ्लाई अप जो है ये क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट भी कौन सा है? कंप्लीट। कंप्लीट। ठीक है। और इसके अंदर फ्लाई जो है ये वर्ब है, और आप इसमें क्या है? एडवर्ब। आप मतलब वेयर, वेयर को आंसर कर रहा है। तो प्रीपोजिशन होगा ना सर, प्रीपोजिशन एड एज एडवर्ब काम कर सकते हैं। हाँ, फ्लाई अप फ्रेजल वर्ब नहीं है। आप फ्लाई अप को बेशक फ्रेजल वर्ब ले लें, जी सर। फ्लाई अप को आप एज अ फ्रेजल वर्ब ले लें, आई डोंट हैव एनी एतराज टू दैट। सर ऊपर एक लेकिन एग्जांपल थी सर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो उसमें हाँ ऑब्जेक्ट इन द पार्क था ना सर। हाँ हाँ, यस इन द पार्क उसमें वो था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था। और उसको लेकिन सर यहाँ हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कह सकते हैं। इन द पार्क के अंदर जो द पार्क था वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, बिल्कुल। यही तो मैंने ऊपर बताया भी है ना। इन द देखो ना पार्क। यहाँ इन द पार्क के अंदर जानी यही बताया ना कि इन जो है ये इसमें प्रपोजिशन है, और द पार्क जो है इसका ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा, तो मतलब इनको हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको इन द पार्क नहीं कहेंगे, हम सिर्फ द पार्क कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्क इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन है, तो आप प्रपोजिशन को खुद कैसे ऑब्जेक्ट में डाल लोगे? हाँ सही सही। ठीक है, लॉजिक है ना। मतलब मैं अगर कहता हूँ कि यार ये हाजी साहब का बेटा है, तो क्या ठीक बेटा है। होने में हाजी साहब खुद भी शामिल है? नो। नहीं है ना शामिल। तो भाई ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के अंदर प्रपोजिशन खुद कैसे आ सकती है? ठीक है सर, समझ गए सर। चलें, ऑल राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसमें ये आपके पास वर्कशीट है, इसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। अच्छा, मैं ये रूल्स आपको क्विकली बता दूं। द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट, बट दिस ऑर्डर कैन चेंज इन द क्वेश्चंस। यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उसमें फिर वर्ब पहले आ जाएगा। अब डज जो है ये प्रेडिकेट का हिस्सा है, डज शी सिंग। तो अब इसमें डज सिंग जो है ये प्रेडिकेट है, और ये स्प्लिट प्रेडिकेट हो गया ना, कि डज पहले आ गया और सिंग बाद में आ गया। और यानी कि ये सेंटेंस जो है वो वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और जो कंपाउंड सब्जेक्ट या प्रेडिकेट होता है, दे यूज कंजंक्शंस टू कनेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट जो है ये नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या नाउन फ्रेज हो सकती है। तो ये कुछ पैटी रूल्स हैं जो कि आप इनको खुद भी देख के आप इनको स्टडी कर सकते हैं। वर्कशीट्स आपने खुद करनी है, नंबर 1 भी आपने खुद करनी है, नंबर 2 भी आपने खुद करनी है, और नंबर 3 भी आपने खुद करनी है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज द वर्बल्स। अब यहाँ पर मुझे जो है वो जो टीचिंग चार्ट है वो भी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है आप लोगों ने मेरा बहुत सर खाना है। ठीक है, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। You know, I really like it when students they ask a lot of questions and they try to test my patience. मुझे अच्छा लगता है। आई एम नॉट वन ऑफ दोज टीचर्स के जो बच्चा सवाल पूछे तो माइंड कर जाते हैं या मुंह बना लेते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ यार क्लास ऐसी हो जो सवाल पूछे, क्योंकि इवेंचुअली होगा क्या कि आप लोग जो है, अगर अभी आपने सवाल पूछ लिए, आपने चीजें क्लियर कर ली तो हो गई, वरना बाद में ना आप लोगों ने मेरे हाथ आना है ना मैंने आपके हाथ आना है। ठीक है, मतलब वी विल बी इन कांटेक्ट, लेकिन इस तरीके से हम लोग मिलके तो नहीं बैठेंगे ना चीजों को। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछा करें, ज्यादा से ज्यादा जितना टीचर को टीज कर सकते हैं उतना किया करें। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्बल्स। अब वर्बल होता क्या है? वर्बल, वर्बल से मैं आपको वर्बल की तरफ लेके जाने से पहले मैं आपको एक कुछ स्ट्रक्चर्स आपके सामने लिखता हूँ। ठीक है, और आपने फिर मुझे बताना है। जैसे मैं कहता हूँ कि आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि सोशल, और इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि लोकल। इसी तरीके से मैं आपके सामने एक वर्ड लिखता हूँ कि चले इतना ही काफ़ी है। आप मुझे बताएं कि आइडेंटिकल का वर्ड किससे निकला है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करना। तो क्या आइडेंटिकल का मतलब है आइडेंटिटी या आइडेंटिटी रखने वाला?
आइडेंटिटी जैसा, एक जैसा। आइडेंटिफायर सर। यही जैसा। सोशल का क्या मतलब है? क्या सोशल का मतलब सोसाइटी होता है, या सोसाइटी जैसी खुसूसियात रखने वाला? सर दूसरे वाला। सोशल, खुद याद ठीक है। रखने वाला। और लोकल का क्या मतलब होता है? लोकेलिटी, या लोकेलिटी जैसी, लोकेलिटी के अंदर जो खुसूसियात हैं उन खुसूसियात का हामिल। सेकंड ऑप्शन। ठीक है। इसी तरीके से नेशनल, नेशनल का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर नेशन वाली क्वालिटीज पाई जाती है, ऐसे ही है ना, जिसके अंदर नेशन वाली खुसूसियात, नेशन वाली क्वालिटीज जो है वो पाई जाती हैं। अच्छा, हमाद कह रहे हैं कि आइडेंटिटी के साथ एल्डिहाइड का सफिक्स एल है। चलो ये बीएस भी। कर रहे हैं मतलब कंप्यूटर साइंस। चुपचाप मड़ा, चुपचाप चुपचाप, चुप कर जाओ। अच्छा, अब देखो वर्बल्स होते हैं ना, वर्बल्स, व्हाई डू वी कॉल देम वर्बल्स? व्हाई डू वी कॉल देम वर्बल्स? यहां से हम अपनी बात को शुरू करेंगे। दे लुक लाइक अ वर्ब बट दे डू नॉट एक्ट लाइक अ वर्ब, इसलिए हम इनको वर्बल बोलते हैं। शक्ल इनकी होती है वर्बल वाली, वर्ब वाली। शक्ल इनकी क्या होती है? वर्ब वाली होती है। दे लुक लाइक अ वर्ब बट दे डू नॉट एक्ट लाइक अ वर्ब, वर्ब के तौर पर ये काम नहीं करते। दैट इज व्हाई वी कॉल देम वर्बल्स। वर्बल। ठीक है। और वर्बल की टाइप्स कितनी है? वर्बल की टाइप्स हैं तीन। अब इनको वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने देखा है कि इवन, वेरी सॉरी टू से, बाज दफा जो टीचर्स होते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि मेरे साथ तो टीचर्स भी राब्ता करते हैं, बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर हैं, वो मेरे साथ राब्ते में होते हैं, वो मुझसे चीज़ें पूछ रहे होते हैं, कंसल्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ाना है, फुला टॉपिक कैसे पढ़ाएं। तो बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर जो हैं वो सेंटेंसेस भेज के पूछते हैं कि सर ये बता दें, ये जेरेंड है या ये वर्ब है या क्या चीज़ है। तो टीचर्स तक जो है वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो इसको आपने, इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं आराम सुकून से पढ़ाऊं, ज़्यादा जल्दी में मैं आपको ये टॉपिक जो है वो ना पढ़ाऊं। अच्छा, अब वर्बल्स क्या होते हैं? दे आर द वर्ब फॉर्म्स दैट एक्ट एज अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच इन अ सेंटेंस। ये इसकी हो गई डेफिनेशन, कि ये होती तो वर्ब फॉर्म्स हैं, लेकिन ये सेंटेंस के अंदर वर्ब के तौर पर काम नहीं करती, बल्कि किसी किसी दूसरे स्ट्रक्चर के तौर पर ये काम करते हैं। Although they are derived from verbs, they do not act as the main verb, but they serve as the noun, as the adjective, or as an adverb. यानी ये होते ना होते वर्ब की शक्ल वाले हैं, मीसने बन के आ जाते हैं वर्ब बन के, होते नहीं है ये वर्ब। ठीक है। जब ये आते हैं तो हम कहते हैं ओ भाई किधर, कहते हैं जी मैं वर्ब हूं। हम कहते हैं वर्ब हमारे पास पहले है। जंगल का राजा एक शेर होता है, दो नहीं होते होते। ठीक है। तो जिस तरीके से मुल्क की किसी भी मुल्क का वजीर आजम एक होता है, किसी रियासत का सरबराह एक होता है, घर में बाप एक होता है। ठीक है। इसी तरीके से भाई सेंटेंस के अंदर वर्ब भी एक ही होता है। तो ये कहते हैं यार मैं भी वर्ब हूँ यार, मुझे भी रख लो। हम कहते हैं चल तुझे हम नाउन की जगह रख लेते हैं, एडजेक्टिव की जगह रख लेते हैं, एडवर्ब की जगह रख लेते हैं, वर्ब हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तुझे कहीं एडजस्ट कर लेते हैं। तो हम इनकी करते हैं एडजस्टमेंट्स। और हम इनको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? क्योंकि मीनिंग जो है वो तो हमें मिल रहा होता है नाउन्स के थ्रू, एडजेक्टिव्स के थ्रू, एडवर्ब्स के थ्रू, वर्ब्स के थ्रू। बाकी सारे तो फंक्शनल्स हैं। प्रेपोजिशन एक फंक्शनल है, कंजंक्शन है वो एक फंक्शनल है, इंटरजेक्शन है वो एक फंक्शनल है, प्रोनाउन है तो वो एक फंक्शनल है। ठीक है। तो जो वर्बल्स होते हैं ये नाउन के तौर पर काम करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं, या एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ द एडवर्बल्स, सॉरी वर्बल्स: जेरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल्स। तीन टाइप्स हैं इसकी। अब मैं आपके सामने आपको इनकी टाइप्स की तरफ लेके जाने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर? 3। 3 थ्री। मैं कहता हूं चार होती हैं। ठीक है। एक होती है बेस, जिसको आप लोग बोलते होते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। सेकंड जैसे फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल प्ले। फिर होती है सेकंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। ठीक है। और क्या होती है ये? जैसे प्लेड। प्लेड। और फिर होती है थर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
पास्ट पार्टिसिपल पार्टिसिपल, और ये भी क्या प्लेड होती है, जैसे प्लेड है। और अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा वर्ब लिखूं, जिस तरह मिसाल के तौर पर एनजी गो, फॉर्म गो, वेंट गॉन और सर कुछ गॉन। का होता ही नहीं है सर, क्या जैसे चीज? कट सर, कुछ का होता ही नहीं है सर ये, जैसे नहीं, वो अभी आप। होती है, होती है, बट एक हम्म, जैसी होती है। ऐसा एक नहीं है जैसे। कि हाँ वो कट 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 ही रहता है, लेकिन ये नहीं है कि आप कहें कि इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती ही नहीं है। ठीक है, दुनिया का कोई वर्ब ऐसा नहीं है जिसकी पहली दूसरी तीसरी और चौथी फॉर्म ऑफ वर्ब ना हो। फोर्थ कौन सी होती है? ठीक है, आईएनजी फॉर्म फोर्थ, इसको हम लोग बोलते होते हैं प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव, जैसे गोइंग। और ये कैसे बनती होती है? ये बनती है बेस के बेस साथ, फॉर्म बेस प्लस एनजी प्लस आई। ठीक है, बेस प्लस आई एन जी, जिसको हम लोग प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और इसको प्रोग्रेसिव के साथ साथ इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। समझ आ गई? ये हो गई कौन सी? चार फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो मैंने आपको टेंसेस डिटेल के साथ नहीं पढ़ाए, लेकिन मैंने आपको टेंसेस का आइडिया दिया था। वो आइडिया देने का एक बुनियादी तौर पर मकसद था, और वो मकसद ये था कि जब मैं आपको वर्बल पढ़ाऊं, तो मैं जब आपसे टेंसेस के मतलब बातचीत करूं, तो मैं आपके साथ एटलीस्ट थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन कर सकूं। ठीक है। अच्छा, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट इज एसवीओ। एसवीओ से क्या मुराद है? सब्जेक्ट वर्ब वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड, साथ साथ मैं सवालों के आंसर भी करता रहूंगा। सर हर वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म बन सकती है? बिल्कुल, हर वर्ब की बन सकती है। वो वर्ब ही नहीं है जिसकी प्रोग्रेसिव फॉर्म ना बन सके, तमाम की बन सकती है। कुछ की सेम ही रहती है, लेकिन बनती जरूर है। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ। ठीक है, सेंटेंसेस लिखूंगा, समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वापस नोट्स की तरफ लेके जाऊंगा, और फिर वहां से मैं आपको चीजें समझाऊंगा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि अली इज स्विमिंग इन द पार्क, और फिर मैं कहता हूँ कि स्विमिंग इन द स्विमिंग स्विमिंग इज अ हेल्दी स्पोर्ट। और मैं कहता हूँ कि अली लव्स स्विमिंग। अब आप कुछ भी ना करें, मैंने आपको वर्बल अभी नहीं पढ़ाया, आप जो समझे कि मैंने आपको वर्बल पढ़ाया ही नहीं है, लेकिन यार मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का कॉन्सेप्ट बता दिया आपको मैंने। नाउन्स, वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे पढ़ा दिए। आप ज्यादा कुछ भी ना करें, आप मुझे इन तीनों सेंटेंसेस में से वर्ब ढूंढ के दे दें, बस। पहले पहले सेंटेंस में वाले तो मेन वर्ब स्विमिंग, स्विमिंग, अच्छा इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। दूसरे में और लिंकिंग इज इज इज, इज इसमें क्या है? मेन वर्ब है, जो कि लिंकिंग वर्ब है। थर्ड में लव अच्छा, loves, थर्ड में लव्स है। इसका मतलब ये हो गया वर्ब हमने ढूंढ लिया। वर्ब हमारा हो गया क्या? लॉक। वर्ब हमारा क्या हो गया? लॉक हो गया। अब मुझे लेवल 2 पे आए, वर्ब हमने ढूंढ लिया, अब मुझे इन तीनों सब्जेक्ट्स में से सब्जेक्ट ढूंढ के दें। पहले सेंटेंस में, अली पहले सब्जेक्ट में, पहले सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? अली Ali, दूसरे सेंटेंस में किस चीज की बात हो रही है? स्विमिंग swimming, स्विमिंग की। तीसरे सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? फिर से अली अली Ali, इससे आगे की। अब यहां पे आपको नहीं लगता कि एक वर्ब लाइक स्ट्रक्चर, वर्ब लाइक स्ट्रक्चर जो कि वर्ब के जैसा है, वो किसकी जगह पर आया हुआ है? नाउन noun सब्जेक्ट की जगह subject, पर। और सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? noun नाउन नाउन, नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होती है, ऐसे ही है ना? तो इसका यस मतलब यहाँ पे स्विमिंग जो है वो किसके तौर पर यूज हो रहा है? noun नाउन के तौर एज अ पर यूज। नाउन अच्छा, अब अली लव स्विमिंग, अली आपने कहा सब्जेक्ट है, लव्स इसमें वर्ब है, और अली को क्या पसंद है? व्हाट अली लव्स? swimming swimming, स्विमिंग स्विमिंग। तो स्विमिंग यहाँ पे क्या बन रहा है? ob- स्विमिंग object बेटा है ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। अली को जो चीज पसंद है, अली को क्या पसंद है? अली को स्विमिंग पसंद है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट में हमने यही पढ़ा था ना कि ऑब्जेक्ट भी हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज होती है, यही पढ़ा था ना? यस और तो एक्शन अब रिसीव मतलब ये है कि स्विमिंग यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर
2 and 3 में स्विमिंग क्या बन रहा है? नाउन। नाउन बन रहा है। व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब acts as a noun, acts as a noun, it is Noun. called, Gerund. it is called a gerund. यस, अफरा बिल्कुल जेरेड है। मतलब अब हमने इसको जेरेंड बनाया ना, पहले हम इसको नाउन बनाएंगे फिर उसके बाद इसको जेरेंड बनाएंगे ना। पहले हम इसका फंक्शन देखेंगे, पहले इसका फंक्शन ओके देखेंगे, सर। यस। ठीक है? पहले इसका Okay, बेटा sir. फंक्शन Thank you. देखेंगे, उसके बाद हम इसको जो है ना वो इसका हम देखेंगे। अच्छा, हम कहेंगे अच्छा ये नाउन की जगह आया हुआ है। नाउन की जगह तो कौन आता होता है? नाउन की जगह जब कोई वर्ब आता है तो हम उसको जेरेंड बनाते होते हैं। यस। अब मैं आपको चलता हूँ नेक्स्ट लेयर पे लेके चलता हूँ। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ कि अली लाइक्स स्विमिंग पूल्स। फिर मैं लिखता हूँ कि स्विमिंग जैकेट is the swimming jacket was stolen by a चोर। फिर मैं लिखता हूँ कि I was swimming when my swimming jacket was stolen। अच्छा, अब पहले सेंटेंस का हम लोग करते हैं एनालिसिस। मुझे ये बताएं कि हम किसकी बात कर रहे हैं पहले सेंटेंस में? अली की। अली सब्जेक्ट हो गया। अली क्या करता है? Like. लाइक कर, Verb. अली लाइक करता है। अली क्या लाइक करता है? Swimming. Swimming pool. Check. अच्छा, स्विमिंग पूल्स। अली को मैं आपसे पूछूं कि अली को क्या पसंद है, एक लफ्ज आपने देना है। एक आपका जो जवाब है वो वन वर्ड होना चाहिए। अली को क्या पसंद है? Pools. अली को पूल्स पसंद है। वो फिश पूल्स भी हो सकते हैं, वो स्विमिंग पूल्स भी हो सकते हैं, वो फुटबॉल पूल्स भी हो सकते हैं, वो और भी किसी मुख्तलिफ तरह के पूल्स हो सकते हैं। लेकिन सर उसमें स्पेसिफिक है ना, इसलिए तो स्विमिंग पूल यूज। हाँ, अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि पूल्स हमारे पास क्या हुआ? नाउन। और स्विमिंग यहाँ पे क्या बन रहा है? क्या बन Adjective. रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है ना बेटा। एडवर्ब। एनीथिंग। एडवर्ब कैसे हो गया? नाउन को कैसे एडवर्ब मॉडिफाई करता है? एडवर्ब के आपको मैंने 3 बताए थे कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, या किसी तीसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे आईएनजी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बन रहा है। अच्छा, इसी तरीके से आप नीचे वाले सेंटेंस में आए। व्हाट वाज स्टोलन? Jacket. जैकेट। जैकेट। एंड व्हाट काइंड ऑफ जैकेट वाज दैट? Swimming jacket. Swimming. लेदर जैकेट भी हो सकती है, इंपोर्टेड जैकेट भी हो सकती है, न्यू जैकेट भी हो सकती है, ब्लैक जैकेट भी हो सकती है, समर जैकेट भी हो सकती है, ट्रैवलिंग जैकेट भी हो सकती है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्विमिंग भी अगेन क्या बन रहा है? Adjective. एडजेक्टिव बन रहा है। अच्छा, आई वॉज स्विमिंग व्हेन माई स्विमिंग जैकेट वॉज स्टोलन। नाउ योर जॉब इज कि यू हैव टू फाइंड मी कि कहाँ पर स्विमिंग जो है वो वर्ब बन रहा है, कहाँ पर स्विमिंग जो है वो एडजेक्टिव बन रहा है। आई वॉज स्विमिंग। I was swimming. पहला Verb. Verb. ये वाला वर्ब है, और दूसरे Adjective. वाला वर्ब जो है ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि when ing structure becomes an adjective, it is called Participle. participle। जब ये एडजेक्टिव बनता है तो उस सूरत में ये क्या कहलाता है? उस सूरत में ये पार्टिसिपल कहलाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे मैं आपसे पूछता हूं कि योर आई यूज्ड योर यूज्ड क्लॉथ्स। और फिर मैं कहता हूं कि यूज्ड क्लॉथ्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है? आई लव यूज्ड बुक्स।
ही यूज माय बुक्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि पहले सेंटेंस में वर्ब क्या है? used, कौन सा यूज्ड वाला? पहले वाला पहले पहले वाला। वाला यूज्ड अच्छा, आई यूज व्हाट? used यूज्ड clothes, क्लोथ्स यूज clothes. क्लोथ। यूज्ड used एडजेक्टिव है। clothes, तो यहाँ पे यूज जो है ये क्या बन रहा है? क्लॉज की ये क्या बन रहा है? Adjective. adjective, मॉडिफायर फाइनली बनने तो एडजेक्टिव बन रहा है। अच्छा, इसी तरीके से यूज क्लॉथ्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो यहाँ पे विच यूज क्या बन adjective, adjective, एडजेक्टिव बन एडजेक्टिव रहा है। है? आई लव यूज्ड बुक्स, तो यहाँ पर भी यूज क्या बन रहा है? adjective, Adjective. एडजेक्टिव बन रहा है। और क्या इसके अंदर भी कोई एडजेक्टिव है? नहीं no, सर, वर्ब है सर। no, verb, इसके अंदर सीधे से है पॉसेसिव एडजेक्टिव ना सर, माय बुक्स। पोजेसिव एडजेक्टिव इसमें है, लेकिन इसके अंदर कोई पार्टिसिपल एडजेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, व्हेन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इट इज कॉल्ड Past participle. ना 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 ना, इट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, खाली पार्टिसिपल। जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को एडजेक्टिव के तौर पर यूज करेंगे तो वो क्या होगा? वो पार्टिसिपल होगा, और वो वर्बल पार्टिसिपल होगा। ठीक है, वो क्या होगा? वो वर्बल पार्टिसिपल होगा। अब तक हमने जितना पढ़ा उसको हम लोग करते हैं यहाँ पर सम अप, और फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम Excuse me, चलते हैं। sir. जी जी। सर ये वर्बल पार्टिसिपल दोबारा रिपीट कर दें। ये वर्बल की टाइप्स पढ़ रहे हैं ना बेटा? यस सर। तो सर जो ये हमारे पास स्विमिंग था वो वर्बल पार्टिसिपल है। कौन सा बेला? सर स्विमिंग। स्विमिंग। यस सर। यहाँ पे जब क्या ये एडजेक्टिव, सिर्फ यूज? यस सर। ये भी वर्बल पार्टिसिपल है, बिल्कुल ये भी वर्बल पार्टिसिपल है। ओके सर। अफीफा इज आस्किंग कि वर्ब से पहले आएगा या वर्ब के बाद आएगा? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वो जैरन ही होगा। अली वाली एग्जांपल की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, इस तरह के तुक्के नहीं लगाने। वर्ब से पहले, वर्ब के बाद, इसमें अगर इस तरह के आप शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे फिर आप मार खाएंगे। शॉर्ट ट्रिक में नहीं पढ़ना, कॉन्सेप्ट को समझना है कि आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो। अभी मैं आपको वही कॉन्सेप्ट देने लगा हूँ कि व्हेन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर्म इज यूज्ड एज अ नाउन, तो फिर वो क्या बनती है? Gerund. Yeah. When ing form of verb is used as an adjective, adjective, पार्टिसिपल। participle, तो फिर वो क्या कहलाती वर्बल है? पार्टिकल। पार्टिसिपल। और इसको आप पार्टिसिपल भी कह सकते हैं, और आप इसको वर्बल पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है सर, पार्टिसिपल और वर्बल पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है? पार्टिसिपल में और वर्बल पार्टिसिपल में कोई डिफरेंस नहीं है। ये पार्टिसिपल का और वर्बल पार्टिसिपल एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। खाली पार्टिसिपल भी कहेंगे तो वो वही उसका ये मतलब होगा। अच्छा, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, इसी तरीके से जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो फिर वो भी क्या कहलाती है? participle, और इसी को आप वर्बल verbal पार्टिसिपल। participle, ठीक है, इसको आप वर्बल पार्टिसिपल भी कह सकते हैं और इसको पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया? यही चीज मैं आपको दोबारा यहां जाके भी पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ और सारी चीजें, लेकिन अभी मैं आपका ना जरा कॉन्सेप्ट जो है वो पक्का कर रहा हूं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आई लाइक टू स्विम। आई लाइक टू स्विम, और ही दे स्विम। ठीक है, इन इन द स्विम सूट। ठीक है, दे स्विम इन द स्विम सूट। और इसी तरीके से यहाँ पे कहता हूँ कि आई नीड टू स्विम। अच्छा, और इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि टू स्विम इज फुल ऑफ फन। ठीक है, अब मुझे बताएं कि पहला जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, इसमें
मेन वर्ब कौन सा है? लाइक Like. लाइक। अच्छा, इसमें Like. मेन वर्ब है लाइक। लेकिन इसमें क्या ये जो स्विम है ये भी तो वर्ब जैसा ही एक स्ट्रक्चर नाम में मिल गया ना? यस वो सर। noun है sir. अच्छा, फिर उसके बाद दे स्विम इन द स्विम सूट, इसमें वर्ब कौन सा वाला है? swim Swim. फर्स्ट वाला पहला swim. और ये वाला स्विम क्या है? Noun. एडजेक्टिव Adjective sorry. एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये नाउन था। अच्छा, फिर उसके बाद आई नीड टू स्विम, तो इसमें वर्ब कौन सा है? नीड need में जो टू स्विम है ये क्या है? ये एक आई नीड व्हाट, यू नीड व्हाट, ये noun है। ऑब्जेक्ट अच्छा, इसी तरीके से मैं कहता हूं कि ये वेंट टू स्विम, दे वेंट टू स्विम। तो अब इसमें मुझे बताएं कि इसका सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, दे और वर्ब इसमें कौन सा है? went Went वेंट। दे वेंट वेयर, to टू swim. स्विम एडवर्ब। तो टू स्विम Adverb. यहाँ पर क्या बन रहा है? Adverb। एडवर्ब And तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चूंकि सबसे थोड़ा ट्रिकी था, आसान भी है लेकिन ट्रिकी भी है, तो इसलिए मैंने इसको एंड पे रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब व्हेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, एक्ट्स एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इट इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। क्या कहलाती है वो? इन्फिनेटिव कहलाती है। अब इन्फिनेटिव जो है ये सबसे सबसे पजली होते हैं, सबसे पजली यही होते हैं कि ये नाउन भी बन जाते हैं, एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, एडवर्ब भी बन जाते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज थी एज अ वर्बल? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर एज अ वर्बल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? टू तीन। पॉसिबिलिटी। ए to एज अ वर्बल उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो नाउन बन सकता है या एडजेक्टिव बन सकता है। अगर नाउन बनेगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? gerund और अगर gerund एडजेक्टिव बनेगा तो फिर participle. participle और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं एज अ वर्बल? एक। 3. one एज अ वर्बल मैं पूछ रहा हूँ, एज अ वर्बल वन एक क्यों? one की पॉसिबिलिटी है कि वो पार्टिसिपल बन सकता है। और इन्फिनेटिव के अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? three possible तीन। three यानी कि इन्फिनेटिव जो है वो नाउन भी बन सकता है, वो एडजेक्टिव भी बन सकता है, वो एडवर्ब भी बन सकता है। टू प्लस वर्ब इज ऑलवेज इन्फिनेटिव, यस, टू प्लस वर्ब इज ऑलवेज इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब जो होता है ना वो ऑलवेज इन्फिनेटिव होता है। अब ये मैंने आपको दे दिया कॉन्सेप्ट, आई लाइक टू कार। आई लेकिन लाइक, सर एक मिनट, आई लाइक टू कार, आई लाइक टू कार वैसे कोई सेंटेंस तो नहीं है क्योंकि कार लाइक इसमें टू। बच्चा कह रहा है आई लाइक टू कार, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है आई लाइक टू कार। हाँ, अगर होता आई लाइक टू ड्राइव, आई लाइक टू ड्राइव, तो फिर टू ड्राइव जो है वो इन्फिनेटिव होता। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आएगी तो फिर वो इन्फिनेटिव बनेगा। जी मुस्तफ़ा, आप पूछें, मुस्तफ़ा या हुज़ैफा जो भी पूछ रहा था। ऑल राइट, नो ओके, सर हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं जनाब इसके कॉन्सेप्ट के गो थ्रू की तरफ। जेरेंड क्या होता है? जेरेंड इज अ वर्बल दैट एंड्स इन आईएनजी एंड इट फंक्शंस एज अ नाउन। जेरेंड कैन एक्ट, जो नाउन वाले काम होते हैं वो सारे कर सकता है। जेरेंड जो है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है सेंटेंस के अंदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स से मुराद ये है कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता, इट कैन नॉट एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन सकता है, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, नॉट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये मुझसे यहाँ पे गलती हुई है सर। कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंस में अदर वर्ब्स ऑलवेज इन्फिनेटिव होगा एज इट मॉडिफाइज द कॉजेटिव वर्ब। अभी कॉजेटिव वर्ब के मतलब भी मैं बताऊंगा ना आपको आगे चल के। इन्फिनेटिव्स में जब इन्फिनेटिव को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये रूल ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। अच्छा, अब जिस तरह देखें ना, स्विमिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज, तो यहाँ पे स्विमिंग सब्जेक्ट बन रहा है। शी इंजॉयज डांसिंग, तो डांसिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। ही इज गुड एट पेंटिंग, तो एट इसमें प्रेपोजिशन है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन रहा है।
ठीक है। रनिंग कीप्स मी फिट, तो रनिंग यहाँ पे सब्जेक्ट है। आई एंजॉय रीडिंग बुक्स, तो रीडिंग इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। दे टॉक्ड अबाउट ट्रैवलिंग टू यूरोप, अबाउट के बाद फौरन से आ गया, अबाउट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के फौरन बाद आ गया तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बनता है। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द इन्फिनेटिव्स, सर व्हेन देयर इज टू बिफोर अ वर्ब acting as a noun, will it always be an infinitive or noun? Yes, then it will always be infinitive. Two plus form of first form of verb जो है वो हमेशा infinitive होता है। अब infinitive के ऊपर हम लोग आ गए हैं। infinitive क्या होता है? ये बेसिकली बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ऑफ्टन प्रीसीडेड बाय टू, यानी अक्सर इससे पहले टू आता है। अक्सर इससे पहले टू आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा infinitive के शुरू में टू होता है। ये आपको जो बताते हैं ना कि जी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज इन्फिनेटिव होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि टू के बगैर भी आ जाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव जैसे होता है, पेर इन्फिनेटिव। पेर इन्फिनेटिव जिस तरह होता है, एग्जैक्टली। अच्छा, अब इन्फिनेटिव जो है ये क्या बनते हैं? इन्फिनेटिव जो है ये सेंटेंस के अंदर नाउन के तौर पर काम करते हैं, एडजेक्टिव के तौर पर काम करते हैं और एडवर्ब के तौर पर काम करते हैं। अब नाउन के तौर पर हम इसको देख लेते हैं। नाउन के तौर पर जैसे टू स्टडी इज इंपॉर्टेंट, टू स्टडी इज इंपॉर्टेंट, तो स्टडी यहां पे क्या बन रहा है? टू स्टडी। जल्दी से बताएं सारे बच्चों। सब नाउन। Subject now. सब्जेक्ट बन रहा है ना, नाउन बन रहा है। टू स्टडी इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आप कह सकते हैं कि बिरयानी इज इंपॉर्टेंट, पुलाव इज इंपॉर्टेंट, लेग पीस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, पराठा इज इंपॉर्टेंट। मैं भी ये नाम सारे इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको सही भूख लगे और आप तड़पें। पराठा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, चावल इज इंपॉर्टेंट। आपको तो आप, पसंद है बहुत। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। मंदी इज इंपॉर्टेंट, पास्ता इज इंपॉर्टेंट, स्पैगेटी इज इंपॉर्टेंट, सर ठीक है। खाना खा के आए, उल्टी ना कर दूं। सर बस कर। ओके, ऑल राइट। तो देखो सब्जेक्ट की जगह पर आप जो है वो एक इन्फिनेटिव लेकर आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि नाउन के तौर पर ही वांट्स व्हाट, ही वांट्स टू प्ले। यहाँ पे हो सकता है कि ही वांट्स बिरयानी, ही वांट्स पुलाव, ही वांट्स चावल, ही वांट्स कोरमा वगैरह वगैरह। तो नाउन की जगह पर आप क्या लेकर आए? ऑब्जेक्ट की जगह पर आप इन्फिनेटिव लेकर आ गए। अच्छा, अब एडजेक्टिव के तौर पर भी ये आता है, जैसे शी हैज अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। जैसे वो हम लोग एक स्ट्रक्चर नहीं बनाते, ब्राइड टू बी, यस ब्राइड इज हेयर, तो हु इज हेयर? ब्राइड इज हेयर। कौन से वाली ब्राइड? ब्राइड टू बी। तो टू बी क्या है? ये एक इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है जो कि क्या बन रहा है? ब्राइड के लिए एडजेक्टिव बन रहा है। और मैं आपको सिंपल सिंपल से कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, द बस टू टेक अस इज हेयर। व्हाट इज हेयर? द बस The bus. कौन से वाली बात? to take us. One to take- take us. तो अब इसमें टू टेक अस जो है ये क्या है? बस के लिए क्या बन रहा है? एक एडजेक्टिव बन रहा है। Adjective. एडजेक्टिव। अच्छा, अली पूछ रहे हैं कि प्रेपोजिशन और इन्फिनेटिव का डिफरेंस। बिल्कुल बताता हूँ, प्रेपोजिशन और इन्फिनेटिव का डिफरेंस भी बताता हूँ, ठीक है। वो सिर्फ टू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा के एंड पे मैं आपको बताऊंगा। खाली टू टेक जो है, टू टेक इन्फिनेटिव है और उसमें अस भी डाल लेंगे तो फिर वो एक इन्फिनेटिव फ्रेज बन जाएगी। ओ यस अफीफा, टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो टू एर्र इज ह्यूमन जो है, इसमें टू एर्र जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है। अच्छा, उसके बाद एडवर्ब भी बन जाता है। जैसे ही केम, वाई ही केम टू हेल्प। तो टू हेल्प यहां पे क्या है? केम को मॉडिफाई कर रहा है, रीजन बता रहा है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें इन्फिनेटिव जो है वो क्या बन रहा है? एडवर्ब बन रहा है। Sir, he wants to play में भी ये adverb है. नहीं, he wants what, ये व्हाट को आंसर कर रहा है। Noun. और मैंने आपको बताया था कि जो चीजें व्हाट को आंसर करती हैं वो हमेशा नाउन स्ट्रक्चर्स होते हैं। सर जी, यूजेज ऑफ इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट की एग्जांपल प्लीज मैं देता हूं आपको, एज अ कॉम्प्लीमेंट।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ही became a reason to spoil my mood। ठीक है हमार। अब इसमें देखो, इसमें मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन है? ही ही सब्जेक्ट हो गया। वर्ब इसमें क्या है? became became। he became what? a reason a reason। a reason यहाँ पे क्या हुआ? object ऑब्जेक्ट। और टू स्पॉयल माई मूड, टू स्पॉयल माई मूड फर्दर किसको मॉडिफाई कर रहा है? object को ऑब्जेक्ट को। तो फिर ये क्या बना? object complement। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और हमारे ये जो तुमने कॉम्प्लीमेंट की के स्पेलिंग लिखे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट के स्पेलिंग तुमने गलत लिखे हैं। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ। और कॉम्प्लीमेंट विद COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट होता है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सर ये जो आपने सेंटेंस लिखा है he became a reason to spoil my mood, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव की एग्जांपल है ना सर? यस यस एग्जैक्टली, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। यू आर राइट, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ओके, अब हम लोग जरा इन्फिनेटिव की टाइप्स को देख लेते हैं। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? ये बेसिकली वर्ब फॉर्म्स होते हैं दैट यूजुअली बिगिन विद टू, दे आर फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दे आर वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब होता है कि ये इनके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। दे कैन फंक्शन एज नाउन्स, एज एडजेक्टिव्स और एज एडवर्ब्स। Depending on their use in a sentence, infinitives are categorized into the following types। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इन्फिनेटिव की टाइप्स ज्यादा हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 शामिल है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको 3 पढ़ा रहा हूँ। वरना इन्फिनेटिव की टाइप्स तकरीबन कोई 10 टाइप्स हैं। उसमें कॉन्टिन्यूस इन्फिनेटिव्स आते हैं, उसमें परफेक्ट इन्फिनेटिव्स आते हैं, उसमें पार्टिसिपल इन्फिनेटिव्स आते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 इंक्लूडेड हैं, और मैं सिर्फ आपको वही 3 पढ़ा रहा हूँ। ये मैं आपको पहले बता दूं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है खाली। तो बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनेटिव इज बेसिकली द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट टू। और यहां पर मैं ये भी बता देता हूं कि बेयर इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ यूज होता है। मॉडल वर्ब्स के बाद जब आप इनको यूज कर रहे होते हैं, मॉडल वर्ब्स के बाद, तो वो बेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं। लेकिन ये इसका वाहिद वो यूज होता है, ये वो वाहिद यूज होता है कि जिसमें ये इन्फिनेटिव्स नहीं कहलाते, जिसमें ये इन्फिनेटिव्स नहीं होते। जैसे आई कैन प्ले, आई कैन प्ले। तो मुझे बताएं कि क्या इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है? बिल्कुल। कौन सा? कैन मॉडल वर्ब। कैन मॉडल वर्ब है। और प्ले इसमें क्या है? प्ले भी वर्ब है सर। वर्ब है या वर्बल है? हम्म वर्बल है सर, वर्बल है, इन्फिनेटिव है। ये एक बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है। एक मिनट अजान हो जाए, फिर कंटिन्यू करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब इसमें कैन क्या है? कैन इज अ मॉडल वर्ब। और प्ले इसमें क्या है? दैट इज अ बेयर इन्फिनेटिव। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये एक्शन वर्ब है। कौन कौन कहता है कि ये एक्शन वर्ब है? प्ले का, प्ले के प्ले बारे में। प्ले के बारे में कौन कौन कहता है कि ये एक्शन वर्ब है? क्यों भाई? हाथ नीचे करो, तो हाथ नीचे कर, बेइज्जती आएगा इधर। नहीं खैर, कोई मसला नहीं है, क्लास में कोई बेइज्जती नहीं होती, लर्निंग में कोई बेइज्जती नहीं होती। सो सम ऑफ यू विल थिंक, सर ने बताया नहीं है तो यही तो करेंगे ना। हाँ, सम ऑफ यू विल थिंक कि ये एक एक्शन वर्ब है।
और मेरा आपसे सवाल है कि अगर मैं कहता हूं कि मैं दरख्त पे चढ़ सकता हूं, तो मैंने बात की है या मैं वाकई दरख्त पे चढ़ गया हूं? स्टेटमेंट दिए सर। मैंने तो बात की है। क्या इसमें दरख्त पे चढ़ने का एक्शन परफॉर्म हुआ है? नो सर। नहीं। मैं कहूँ जी मैं तारे तोड़ के ला सकता हूँ, मैं आपके लिए चांद से तारे तोड़ के ला सकता हूँ, तो क्या उसमें एक्शन परफॉर्म हो गया तारे तारे तोड़ने वाला? नो सर। नहीं। तो ये लैंग्वेज की एक बुनियादी गलती है जो आपको कोई भी नहीं बताता, कि मॉडल वर्ब्स के अंदर जो वर्ब होता है वो वर्ब नहीं होता, वो एक वर्बल होता है, वो इन्फिनेटिव होता है। और मॉडल वर्ब्स के स्ट्रक्चर्स के अंदर जो मेन वर्ब है वो आपका मॉडल वर्ब होता है। कैन इसमें जो है वो मेन वर्ब है। अब ये वो चीज है कि जो सॉरी टू से बाज दफा टीचर्स को भी समझ नहीं आती और टीचर भी इसी तरह पढ़ा देते हैं। कैन हेल्पिंग वर्ब है, प्ले इसमें वर्ब है, चलो जी जान छूटी, अल्लाह अल्लाह तक खैर सलाम। और ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से अरबी जुबान, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जुबान है, बड़ी मेच्योर जुबान है, अरबी जो है वो फ्यूचर टेंस को टेंस ही नहीं समझती। वो कहते हैं यार जो चीज हुई नहीं है, सिर्फ बातें बातें हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं आ जाऊंगा। तो यार जब आओगे तो फिर एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी एक फिलोसॉफिकल सी डिस्कशन है, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। बट अभी आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें कि मॉडल वर्ब जैसा कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा क्या आता है? बेयर इंफिनिटिव आता है, जिसको अक्सर जो टीचर हैं वो क्या समझते हैं, इसको ये एक्शन वर्ब समझते हैं, जबकि ये एक्शन वर्ब होता नहीं है, बल्कि ये क्या होता है? ये एक वर्बल होता है, बेयर इंफिनिटिव होता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, पॉजिटिव वर्ब्स भी मैंने आपको बताए हैं। पॉजिटिव वर्ब्स के बाद भी हमेशा क्या आता है? बेयर इन्फिनेटिव आता है। जैसे माई मदर मेड मी ईट टींडे। ठीक है? टींडे पता है ना क्या होते हैं? कभी तुम लोगों ने टींडे खाए हो तो तुम लोगों को पता हो। खाए हैं सर, बिल्कुल पता है। माई मदर मेड मी ईट टींडे, तो इसमें जो ईट है ये क्या है? ये एक बेयर सर हमारे इन्फिनेटिव घर है। अभी पके हुए हैं। ओके, ऑल राइट, खा लो, रज के खा लो, हमारे से भी खा लो। और इसी तरीके से जो परसेप्शन वर्ब्स होते हैं, परसेप्शन वर्ब्स होते हैं, इनके बाद भी हम लोग वेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई सॉ हिम, आई सॉ हिम स्टील, आई सॉ हिम स्टील योर कुकी। ठीक है? सिमिलरली आई वॉच हिम क्राई। ठीक है? आई वॉच हिम क्राई, आई वॉच हिम क्राई, मैंने उसको रोते हुए देखा। इसी तरीके से आई हर्ड हिम से, I heard him say that he is going abroad. मैंने उसको ये कहते हुए सुना कि वो बाहर जा रहा है। ईट टींडे में टींडे क्या है? टींडे जो है ये बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बनता है। ये आगे फ्रेजेस में चल के मैं आपको बताऊंगा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव फ्रेज भी कह सकते हैं। ईट इसमें कह रहे हैं कि ईट क्या है? ईट एक इन्फिनेटिव है जो कि मेड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा है, मेड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहा और इसमें मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। है। मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जी बिल्कुल। माई मदर मेड मी ईट टींडे में माई मदर सब्जेक्ट है, मेड इसमें कॉजेटिव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ईट टींडे जो है ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि मेड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन रही है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। शी कैन सिंग ब्यूटीफुली में सिंग बेयर इन्फिनेटिव है। द टीचर मेड हिम स्टैंड आउटसाइड, तो स्टैंड इसमें बेयर इन्फिनेटिव है। आई हर्ड हर क्राई लास्ट नाइट, तो क्राई इसमें क्या है? बेयर इन्फिनेटिव है। अब फुल इन्फिनेटिव क्या होते हैं? A full infinitive includes to plus first form of verb, और ये भी नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव के तौर पर या एडवर्ब के तौर पर काम करता है।
जैसे टू ट्रैवल इज माई ड्रीम, तो टू ट्रैवल इसमें सब्जेक्ट बन रहा है। आई लव टू रीड इसमें ऑब्जेक्ट बन रहा है। ही हैज अ बुक टू राइट, तो ये टू राइट बुक के मतलब फर्दर इलाबोरेट कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव बन रहा है। शी वर्कड हार्ड बाय टू सक्सीड, तो टू सक्सीड इसमें क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है। सर इन सिंपल सेंटेंसेस हैविंग मॉडल एडवर्ब और मॉडल एडवर्ब्स मेन वर्ब्स, यस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ग्रामर जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब्स होते हैं स्टैंडर्ड ग्रामर के मुताबिक। लेकिन ये ग्रामर की वो गलती है जो 90% टीचर्स भी करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं, कि वो मॉडल वर्ब जो होता है उसको वो समझते हैं हेल्पिंग वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आता है उसको वो समझते हैं मेन वर्ब। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पूरी दुनिया भी अगर गलती पर इकट्ठी हो जाए तो उससे गलत बात ठीक नहीं हो जाती होती। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? हाँ, अब हो सकता है कि आप जाएं दोबारा समझे। अपने स्कूल के टीचर से पूछें और वो आपको कहें पता नहीं यार कौन पागल है जो कहता है कि जी जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो मेन वर्ब्स होते हैं और उसके बाद जो वर्ब आता है वो इन्फिनेटिव होता है। वो कहेंगे कि सर पागल उस्ताद। हम उनको प्ले लिस्ट सेंड कर देंगे और कहेंगे 9th लेक्चर देख लो हाँ, इंग्लिश की एकेडमी का। बहरहाल आई कैन गिव रेफरेंसेस। मैं आपको रेफरेंसेस से ये बात साबित कर सकता हूँ, जो जो अच्छी बुक्स होती हैं, जो लोग पढ़ते नहीं हैं, जो लोग खरीदते नहीं हैं, जो कुछ लोगों को मुश्किल लगती हैं वो लोग उनको पढ़ते नहीं हैं। बहरहाल मेरा तो ग्रामर स्ट्रॉन्ग सूट है। ठीक है, मुझे लगता है मैं पैदा ही ग्रामर पढ़ाने के लिए हुआ हूँ। मैं तो ग्रामर की बुक्स मेरे घर में कम से कम कुछ 100 से ज्यादा ग्रामर की बुक्स हैं। तो बहरहाल द थिंग इज कि दिस इज हाउ लैंग्वेज वर्क्स। बट ये है कि सम पीपल वुड से कि जी इसमें जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और ये पेयर इन्फिनेटिव नहीं होता सर वगैरह आज वगैरह। तक हमें ये पता नहीं था सर कि इतने टाइप्स हैं, हमें सिर्फ ओके, इन्फिनिट डेफिनेशन पता थी। हाँ, ऑल राइट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द स्प्लिट इन्फिनेटिव्स, स्प्लिट का मतलब क्या है? स्प्लिट का मतलब होता है दरमियान से तोड़ देना। तो split infinitive occurs when an adverb or an adverbial phrase is placed between two and the base verb। यानी किसी भी फुल इन्फिनेटिव को आप क्या बना सकते हैं? स्प्लिट इन्फिनेटिव बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, ही टोल्ड मी टू ड्राइव द कार। तो अब इसमें कौन सा इन्फिनेटिव है? To drive. To टू dive. ड्राइव। टू ड्राइव, हाँ ड्राइव मैंने लिखना था। हाँ, और अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पे ही टोल्ड मी टू केयरफुली ड्राइव द कार, अब ये कौन सा हो जाएगा? केयरफुली ड्राइव। Carefully drive. केयरफुली ड्राइव। तो टू केयरफुली ड्राइव इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा स्प्लिट इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी कि आप एक फुल इन्फिनेटिव के दरमियान में कोई एडवर्बियल डाल दें तो वो क्या बन जाएगा? वो एक स्प्लिट इन्फिनेटिव बन जाएगा। जैसे ही वॉन्ट्स टू रियली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, तो टू अंडरस्टैंड इसमें था फुल इन्फिनेटिव, दरमियान में रियली डाल के हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ही डिसाइडेड टू कंप्लीटली चेंज हिज करियर, टू चेंज इसमें मेन था, फुल इन्फिनेटिव था, दरमियान में Complete. कंप्लीटली डाल के हमने इसको क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया। अच्छा, सर अब इसका इसका एक, असल नाम स्प्लिट है? जी बेटा, इसका असल नाम स्प्लिट है? यस, इसका नाम असल नाम स्प्लिट इन्फिनेटिव है। अच्छा, अब अच्छा। इसकी समरी ये हो गई कि बेयर इन्फिनेटिव जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बेस फॉर्म विदाउट टू, शी कैन डांस वेल। और फुल इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे आई लव टू रीड बुक्स। और स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस कोई भी एडवर्बियल स्ट्रक्चर प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे ही वांट्स टू क्विकली फिनिश हिज वर्क। पार्टिसिपल का के मतलब अगर हम बात करें, ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, बस ये इसके बाद हम खत्म कर देंगे क्लास। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्बल होता है दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। इट कैन बी इन द प्रेजेंट टेंस और द पास्ट टेंस। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम लोग बात करें, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वो जो कि वर्बल बनते हैं, तो जैसे द क्राइंग बेबी वोक अप एवरीवन। तो अब इसमें क्राइंग जो है ये क्या है? ये एक वर्बल पार्टिसिपल है। और इसी तरीके से जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, जैसे द ब्रोकन वास वाज एक्सपेंसिव।
अब ये जो ब्रोकन है ये वास को कर रहा है, फर्दर इलेबोरेट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो जब एडजेक्टिव बनती है तो दैट देन इट इज कॉल्ड अ पार्टिसिपल और अ वर्बल पार्टिसिपल। ठीक है, ओके। और इसके रूल्स क्या होते हैं कि जो पार्टिसिपल्स हैं दे मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस एंड दे एक्ट एज एन एडजेक्टिव। जो पार्टिसिपल्स हैं दे आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स एंड दे आर यूज्ड टू फॉर्म वर्ब फ्रेजेस एज वेल। लेकिन जब ये वर्ब फ्रेज के तौर पर यूज होती हैं तो उस सूरत में फिर ये फिर ये प्रॉपर टेंस कहलाती हैं। फिर ये पूरा फिर टेंस होता है। फिर इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल उस वक्त बोलते हैं, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो वो फिर वर्ब होती है। जब वर्ब के तौर पर आएगी तो वर्ब होगी, और जब वर्बल के तौर पर आएगी तो वर्बल होगी। अब इन तीनों का डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो जेरेंट जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी फॉर्म क्या होती है, वर्ब प्लस आईएनजी। जी। फंक्शन इसका क्या होता है, इट ऑलवेज एक्ट्स एज अ नाउन, जैसे स्विमिंग इज फन। अच्छा, इन्फिनेटिव की अगर हम बात करें तो टू प्लस बेस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, या बगैर टू के भी हो सकता है। इट एक्ट्स एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। और पार्टिसिपल सर की अगर हम बगैर बात टू करें, की बार बेस वर्ब में यूज होते हैं ना सर? जी बेटा, बगैर टू के सर, हाँ हाँ, जब मॉडल वर्ब आते हैं तो उसके उसमें टू के बगैर आते हैं। बिल्कुल। मॉडल वर्ब्स में, कॉजेटिव वर्ब्स में, परसेप्टिव वर्ड्स में, जो परसेप्शन वर्ब्स होते हैं उन सब के साथ जो है वो ये बेयर इन्फिनेटिव आता है। और पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब या जो ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स, जो जिनके आखिर में ई एन आता है, जैसे ब्रोकन, ठीक है, स्टोलन, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो जब ये आती हैं तो एंड व्हेन दे एक्ट एज एन एडजेक्टिव तो देन दे आर कॉल्ड द पार्टिसिपल्स। दे ऑलवेज एक्ट एज अ पार्टिसिपल। ठीक है, व्हेन दे आर एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव के तौर पर जब भी ये आती हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स तो फिर ये पार्टिसिपल बनती है। ठीक है, हाँ, ये टॉकिंग पॉइंट्स जो है मैं शेयर कर दूंगा, यस आई विल शेयर। जिस दिन टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं तो उस दिन फिर मैं शेयर करता होता हूँ खुद ही। अच्छा, अब ये आपने वर्कशीट्स करनी है, वर्कशीट नंबर 1, 2, 3, ओनली 3 वर्कशीट्स। ये तीनों वर्कशीट्स जो है वो आपने करनी है। ऑलराइट, अब अगर कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें। अच्छा, अब मुझे बताएं कि सर, will we have to do the first assessment in written form? If so, do we have to write the question as well? नहीं नहीं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप बेशक सिर्फ आंसर लिख लें, सिर्फ आप बेशक आंसर लिख लें, सर बिकॉज आई अगर हम वॉन्ट। लोग हाँ, जी जी, सर अगर आपने जो असेसमेंट भेजी अगर उसमें हम लोग मार्क करने हैं सर्कल करके आपको भेज दें फिर? हाँ ठीक है, सर्कल ठीक करके भेज दें, खाली आप खाली ऑप्शंस लिख के भेज दें। ठीक है, आई वॉन्ट योर आसानी एंड आई वॉन्ट यू टू लर्न विद आसानी। आई वॉन्ट यू टू डू द स्मार्ट वर्क्स। मुझे आप लोगों को ना वो डंकी वर्क नहीं करवाना आप लोगों से, आप लोगों को मैंने खोते नहीं बनाना। आई वॉन्ट यू टू बी स्मार्ट एंड आई वॉन्ट यू टू बी टाइम सेविंग। आप अपने वक्त को भी बचाएं, जिस तरह आपको आसान लगता है आप उस तरीके से कर लें। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, एमसीक्यू वाली वर्कशीट्स कब सेंड करनी है? एमसीक्यू वाली वर्कशीट तो आपने आज सेंड करनी थी, आज 4 बजे तक आपके पास टाइम था। ठीक है, बाकी जो चैप्टर नंबर 2 की जो वर्कशीट्स हैं, ये जब चैप्टर 2 हमारा मुकम्मल होगा तो उसके बाद आपने ये सेंड करनी होगी इकट्ठी एक ही पीडीएफ बना के। ऑलराइट, जी जी, अभी भी सेंड कर सकते हैं। सर हमारी जो हमारे आस्किंग कि सर, रैन एंड मार्टिन वाली बुक के टॉपिक नाउन क्लॉज की पहली एग्जांपल ही एमसीक्यूज आया था 9th हार्ड एरिया में। सो शुड वी गो थ्रू ऑल एग्जांपल्स ऑफ सच टॉपिक्स? आपकी अपनी मर्जी है। बाकी ये है कि मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों तो फिर जहां से मर्जी सवाल आ जाए, आपको मतलब फिर परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि ग्रामर इज कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। ये वो तो नहीं है ना कि मतलब कि हम लोग कोई पीरियोडिक टेबल तो नहीं पढ़ रहे ना कि मतलब उसमें कोई नया एलिमेंट नहीं ऐड कर सकते वो। ओके, इकान इज सेइंग कि वर्कशीट नंबर 2 जो है उसको डिस्कस कर दें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्बल। he avoided dash to strangers, टॉकिंग टॉकिंग talking to strangers। ठीक है, तो अब ये पार्टिसिपल स्ट्रक्चर बनेगा सारा का सारा। he avoided what?
सॉरी, ये जेरंड स्ट्रक्चर बनेगा। ही अवॉइडेड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, तो ये जेरंड स्ट्रक्चर बनेगा। शी डिसाइडेड to take Take the job. डिसाइडेड टू टेक द जॉब ऑफर, ठीक है। शी डिसाइडेड व्हाट टू टेक द जॉब ऑफर, तो ये सारा का सारा इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दे डैश, written हाँ, Written. द रिटन लेटर वाज लॉस्ट इन द मेल, तो रिटन यहाँ पर क्या बनेगा फिर, पार्टिसिपल बनेगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा। अच्छा दे आर to प्लानिंग, go To to go. go To दे आर go. प्लानिंग टू गो टू द बीच, तो टू गो जो है इसमें क्या होगा, इन्फिनेटिव बनेगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। Swimming. अच्छा, Swim. swimming आप यहाँ पे स्विमिंग भी लगा सकते हैं, स्विमिंग इन द ओशन इज रिफ्रेशिंग, और आप ये भी कह सकते हैं कि टू स्विम इन द ओशन, टू स्विम इन द ओशन, ठीक है। स्विमिंग भी लगा सकते हैं, टू स्विम भी लगा सकते हैं। स्विमिंग लगाएंगे तो जेरंड बन जाएगा, टू स्विम लगाएंगे तो इन्फिनेटिव लग जाएगा। अच्छा, अब टू प्लस वर्ब इज इन्फिनेटिव, ठीक है। टू प्लस वर्ब इज इन्फिनेटिव एंड टू प्लस noun is prepositional phrase। जैसे फॉर एग्जांपल टू टू सिटी, तो टू सिटी क्या है, prepositional phrase prepositional phrase। और टू रन infinitive इन्फिनेटिव, ठीक है। टू सादिया prepositional phrase, और टू रीड, infinitive ठीक है। ये वो लास्ट वो चीज थी, एक बच्चे ने सवाल पूछा था, मैंने कहा था एंड पे बता दूंगा। ऑलराइट बच्चों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मेरी आज तबीयत भी थोड़ी खराब थी, बट आई ट्राई टू टीच। बस मैं अल्लाह से दुआ करता रहा हूँ कि अल्लाह, या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं बच्चों को पढ़ा लूँ। ऑलराइट बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Hafiz. अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz. अल्लाह की आबाद है, अल्लाह हाफिज।